प्रिया कुमारी जी शुरू कीजिएगा। जी सर। नमस्कार, मैं प्रिया, केरल केंद्रीय विश्वविद्यालय हिंदी एवं तुलनात्मक साहित्य विभाग तथा राजभाषा हिंदी प्रकोष्ठ द्वारा आयोजित हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में हिंदी पखवाड़ा का उद्घाटन समारोह में उपस्थित सभी प्राध्यापकगण, शिक्षणेतर कर्मचारी, शोधार्थी एवं छात्र छात्राओं का स्वागत करती हूँ। आज हिंदी दिवस के इस शुभ अवसर पर आप सभी को हार्दिक अभिनंदन और बहुत शुभकामनाएं। हर वर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है और इस सप्ताह को हिंदी पखवाड़ा कहा जाता है। पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषाओं में से हिंदी तीसरे नंबर पर आती है। 14 सितंबर 1949 में हिंदी को राजभाषा का दर्जा प्राप्त हुआ। तभी से लेकर आज तक हिंदी के सर्वत्र विकास के लिए हिंदी दिवस मनाया जाता है, ताकि हिंदी को जन जन तक पहुंचाया जाए और हिंदी भाषा को भारत में राष्ट्रभाषा का सम्मान मिल पाए। आज के इस शुभ दिन कुछ पंक्तियाँ याद आती हैं, तो वह इस प्रकार है। एक भाषा है आशा भरी जिसका नाम हिंदी है। हिंदी केवल जुबान नहीं, देश के माथे की बिंदी है। इन्हीं पंक्तियों के साथ आज के कार्यक्रम का शुभारंभ करते हुए सर्वप्रथम कुलगीत, आप सभी से निवेदन है कि आप सभी खड़े होकर कुलगीत का सम्मान करें। धन्यवाद।
Faculty are there? All faculty. Except those who are on leave. Yeah. It's okay. Scholars, do you have a like count of it? No. Research scholars are there. What Hindi viewers we are doing? हमारी संख्या से ज्यादा है. हमारी संख्या बहुत अलग है. संख्या के बारे में बात नहीं करते. हमारा रिसर्च scholars should be present. Tell that research scholars, all research scholars of the department should be present in any program. Otherwise, what research scholars are doing? It is only online program. Please go ahead. हाँ प्रिया जी आगे बढ़िए. कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए सर्वप्रथम राजभाषा अधिकारी डॉक्टर अनीश कुमार टीके सर जी का स्वागत करती हूँ. नमस्कार. माननीय कुलपति महोदय प्रोफेसर एस वेंकटेश्वरलू जी, इस कार्यक्रम के अध्यक्ष डॉक्टर तारियस पवार जी, इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि महोदय प्रोफेसर ऋषभदेव शर्मा जी, केरल केंद्रीय विश्वविद्यालय के आदरणीय कुलसचिव डॉक्टर राजेंद्र पिलांगटा जी, प्रोफेसर सुधा बालकृष्णन जी, राम विनोद जी, और इस कार्यक्रम में ऑनलाइन में भाग लेने वाले सभी अधिष्ठाताओं, विभागाध्यक्षों, संकाय सदस्यों, अधिकारियों, कर्मचारियों, विद्यार्थिनी विद्यार्थियों और मेरे प्रिय दोस्तों, सभी को मेरा नमस्कार और सभी को हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं. आज केरल केंद्रीय विश्वविद्यालय में हिंदी पखवाड़ा समारोह का उद्घाटन माननीय कुलपति महोदय द्वारा हो जाएगा और आज से लेकर 28 तारीख तक हिंदी पखवाड़ा मनाएंगे. उस पखवाड़ा के अवसर पर हम कई प्रकार की प्रतियोगिताएं और प्रोग्राम कर रहे हैं और मेरा सविनय अनुरोध है कि सब लोग इसमें भाग लें. पिछली बार की तरह आज भी, इस बार भी कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए हमें करना है, इसलिए पूरा कार्यक्रम ऑनलाइन में ही किया जाएगा और विजेताओं को 28 तारीख को संपन्न हिंदी पखवाड़ा समारोह के अवसर पर पुरस्कार भी दिए जाएंगे. और इस अवसर पर हमें हमारे साथ आज हैं माननीय कुलपति महोदय प्रोफेसर एच वेंकटेश्वरलू जी. कुलपति के रूप में हमेशा आपकी तरफ से पूरा प्रोत्साहन और प्रेरणा हमें प्राप्त हो रहा है. इसके लिए मैं धन्यवाद भी देना चाहूँगा और आदरणीय कुलपति महोदय को इस कार्यक्रम में सादर स्वागत करता हूँ. थैंक यू. और आज के इस कार्यक्रम में अध्यक्षता कर रहे हैं हिंदी विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर तारियस पवार जी. पूरा कार्यक्रम केरल केंद्रीय विश्वविद्यालय में जो भी हिंदी का कार्यक्रम हो वो हिंदी विभाग और हिंदी प्रकोष्ठ दोनों मिलकर के करते हैं. हिंदी विभाग की तरफ से राजभाषा कार्यान्वयन की दिशा में पूरा सहयोग हमें मिलता है. इस अवसर पर इस कार्यक्रम के अध्यक्ष के रूप में उपस्थित आदरणीय डॉक्टर तारियस पवार जी को मैं सादर स्वागत करता हूँ. और आज के
इस कार्यक्रम में हमारे साथ है प्रोफेसर ऋषभ देव शर्मा जी, जो सेवानिवृत्त प्रोफेसर एवं अध्यक्ष पीजी एवं अनुसंधान संस्थान दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा हैदराबाद से हैं। वे कवि हैं और लेखक हैं। ऐसे एक जाने माने व्यक्तित्व को आज बीज भाषण देने के लिए इस पखवाड़ा समारोह के उद्घाटन समारोह में हमें प्राप्त हुआ है। ये बहुत खुशी की बात है। और आदरणीय प्रोफेसर ऋषभ देव शर्मा जी का इस कार्यक्रम में केरल केंद्रीय विश्वविद्यालय की तरफ से और हिंदी विभाग की तरफ से और हिंदी प्रकोष्ठ की तरफ से तहे दिल से इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूँ। और आज है हमारे साथ डॉक्टर राजेंद्र पिलांगटा जी, हमारे आदरणीय कुलसचिव हैं। साथ ही साथ कुलसचिव होने के नाते केरल केंद्रीय विश्वविद्यालय की राजभाषा कार्यान्वयन समिति के कार्यपालक अध्यक्ष भी हैं। मैं इस कार्यक्रम में डॉक्टर राजेंद्र पिलांगटा जी का स्वागत करता हूँ। और आज इस कार्यक्रम में आशीर्वचन देने के लिए हमारे विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के वरिष्ठ आचार्य प्रोफेसर डॉक्टर सुधा बालकृष्णन जी भी उपस्थित हैं। प्रोफेसर डॉक्टर सुधा बालकृष्णन जी का भी इस कार्यक्रम में मैं सादर स्वागत करता हूँ। और इस कार्यक्रम में उपस्थित होने वाले सभी अधिष्ठाताओं, केरल केंद्रीय विश्वविद्यालय के विभिन्न विभागों के अध्यक्षों, अधिकारियों, कर्मचारियों, हिंदी के सभी संकाय सदस्यों, हिंदी के सभी विद्यार्थियों, केरल केंद्रीय विश्वविद्यालय के सभी विद्यार्थियों सभी को मैं इस कार्यक्रम में सादर स्वागत करता हूँ। जय हिंदी। धन्यवाद। धन्यवाद सर। अब मैं माननीय कुलपति प्रोफेसर एच वेंकटेश्वरलू सर जी का स्वागत करती हूँ। सर प्लीज। Yeah, good morning to all ladies and gentlemen present here. केरल केंद्रीय विश्वविद्यालय का सभी माननीय फैकल्टी, रिसर्च स्कॉलर्स और स्टूडेंट्स, विद्यार्थियों, डॉक्टर अनीश, हिंदी ऑफिसर and head of the department Dr. Pawar, our registrar Dr. Rajendra, senior professor Dr. Sudha Balakrishnan. Today the keynote speaker Professor Rishabha Dev Sharma, वे दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा के हैं from Hyderabad. Okay. Ram Binod Rai and Miss Priya, research scholar. I'm happy that she is doing. This is, I think, 1 year. After 1 year, we are meeting here with many programs. I would say that I have a mixed feeling about the implementation of Hindi at the Central University of Kerala. Hindi officer and Hindi department is trying, but we are not trying the way it should have been tried. The point that should be noted very clearly, क्यों बोले तो ये हिंदी दिवस सेलिब्रेट करना ये जो है ये केवल 14th सितंबर को सेलिब्रेट करना ही नहीं, मगर ये एक्सपीरियंसेस को हम शेयर करने का है, मेनली टू एनहांस द लाइफ
and activity experiences of Indians. I, as a citizen of the country, as an academician, last 4 decades across the country, I have moved almost all parts of the country up to Gorakhpur in Uttar Pradesh. I was living in Gorakhpur for 1 week and in different parts. There is a regional segmentation in the country, and in regional segmentation, owing to many cultural and diversified reasons, we have been adopting different languages. We speak different languages, and in the whole of country we can say that languages can be talked as Hindi and other than Hindi. Suppose we have 130 crores of population, you can segment the whole into Hindi speaking population, other than Hindi speaking population. And going by the demography, going by what has happened in the last, let us say, if you take 75 years of Indian independence or even before, the percentage of Hindi speaking population has increased enormously, not only in India, but across the world. Take UP example. One state alone, what is the total population? Take all northern states, what is the population? What is the activity that goes on in the country? I'm purely talking in economic sense. Where are the jobs? Where is human activity? And what do we learn? What is required for life? So here we are not talking about Hindi, but we are talking about the communication. Communication between the person, communication in the organizations, communication across the states, communication across the countries. So it is not propagation of Hindi, but it is propagation of ease and convenience to enhance human activity is what is required, and Hindi is only the vehicle or medium which enhances the life activity of India. It's not just language. It connects. Hindi connects to the whole country and in certain cases world. So my strongest feeling is Hindi Divas supports, Hindi Divas reminds us the importance of communication and a national communication. I'm not talking in patriotic sense, but I am talking in terms of uniformity. We, owing to so many diversities, about 14, 15, 20, and some people say hundreds of languages, but at least some 10 languages are there. Within South, if we take, I'm not able to understand Malayalam. I'm a border state. So there is no connectivity between a Telugu and a Malayali. There is no connectivity between a Telugu and a Tamil. So how do we connect? Is it only English? And what is the percentage of the population speaking Hindi, English? It is very less even today after 75 years of independence. And I have been actually doing not a very rigorous research study, but definitely a thoughtful study, I would say, when I was learning Malayalam from a school teacher in Kerala after I joined here as the Vice Chancellor, that there is a lot of Sanskrit base for every language that is spoken in India. Be Hindi, be Tamil, be Kannada, be Telugu, or whatever. There is a lot of Sanskrit base.
So probably relatively in any state to any Indian, learning, speaking a little Hindi for transactional purposes, for living purposes, if not for literary purposes, would go to the advantage of individuals, institutions, and also the nation. So therefore, the importance of Hindi Divas, I have been advising, I have been almost instructing the Department of Hindi and also our Hindi officer to, I am ready to give complete full support in a concrete way, but always what I tell is, please have a simple task laid down. Next September 14th, what is the task that we are going to achieve at Kerala Kendriya Vishwavidyalaya? Next 14th September, when I again come here after 1 year, then what are the 3 things that you will achieve in this arena of language within the community? And I would say that the Central University has a responsibility to go into, since Kerala is a Malayali state, we have our responsibility to spread the communication to the district also. And I am told that all students, most of the students, they learn Hindi at the school level. Now, can we also do a little, I was talking to our language center, can we pick up 100 sentences? Earlier, I was talking to Dr. Joseph Koyapalli, 100 sentences in 5 languages. That is on the occasion of this Azadi Ka Amrut. Can you, on behalf of Hindi department, 100 sentences translated into some 5 different languages led by Hindi? Just living, kahan ja rahe? I mean, just now, I was reading about Hindi and Hindi slogans also. Hindi sunne ka hai, Hindi. Let us all take a commitment that we will talk Hindi and we will listen Hindi. Hindi sunne ka or Hindi bolne ka. हम promise करते हैं, but if the other person doesn't understand anything, what do you speak? I have to speak in English only. I can't speak Hindi to a Malayali who doesn't know even a word. So what is that I have to do? First, I have to give him some small words in Hindi, at least 100 words, 200 words, and those 100 words, 200 words must be known. It is not just writing on the board. We write I know in every central government institution, one word is written on the board and nobody reads that, or you read for that day and you forget next day some other word comes. But one word, keep it for 10 days and by heart it. Why do you change the word? Oh, and I see in all the central government institutions that one word is written in a very, very routine, mechanical way. So I would say my appeal to all, it's not Hindi loving people also, it is not imposition. It is, I would say, that developing a communication system, a uniform, utilitarian, purposive, and fruitful communication system is possible by way of Hindi as the language. So therefore, I am really happy that our Hindi officer and the Department of Hindi has come out with a huge program of 2 weeks or so. They are conducting many programs, but I would say, as I was a little unhappy that, like all research scholars must take the lead. My appeal to all research scholars is, you are the young generation, you are our future leaders, and you must take the responsibility on your shoulders, and we will give you complete support to develop the language, because I have seen in my own experience and with my own experiences that how people got benefited knowing a few more languages. Either it is Hindi or Japanese or Chinese or Malayali, always it goes to your advantage knowing more than your mother tongue and more than international language. These 2 languages we are learning. Mother tongue automatically comes. International language, today we are learning English, because every parent of India today wants to send
his ward only to an English medium school, but not to a Hindi medium school, or not to a Malayali medium school, or not to a Telugu medium school. So learn mother tongue, which is automatic, learn international one, but also learn a national language, because in the whole country we don't know where you are going to spend your whole lifetime. I never imagined that I would be spending in Kerala for 5 years. And it came to me after I completed my 60 years of life. Then what I had to do, I had to learn a little of Malayalam, some 50 words, 100 words. To why I am learning, it is not for any political reasons or any publicity reasons. It is, after all, it is my life is facilitated and my life is made easy. So therefore, with this, I complete the inauguration. I am really happy that we are doing this fortnight celebration 2021. As I repeat, the next September 14th, there should be a concrete result which emanated on the 14th September 2021 at Central University of Kerala, emanation to culmination. That is 1 year activity. It is not just talking on the dais and having banners or having webinars, but I always insist that small baby steps must be started and baby steps must be initiated, and things should be grounded in a concrete way and show to the world that whatever the Central University of Kerala does, we are serious, we are committed, we are professional. And that's how I'm sure it is Hindi or any other discipline will take strong roots in the Central University of Kerala. With this, I'm happy to inaugurate the Hindi Fortnight Celebration 2021. I congratulate Dr. Anish Kumar and Dr. Taru Power and the entire Hindi faculty team for a wonderful show, and all research scholars, students. And also, I thank Dr. Rishabhadev Sharmaji for accepting to deliver the keynote address. Thank you very much. Thank you, sir. प्रिया एक मिनट, अब जो है कि कुछ हिंदी पोस्टर का लोकार्पण करना है और कुछ MHRD से आए हुए कुछ कोटेशंस भी हैं। तो मैं हमारे माननीय कुलपति जी प्रोफेसर एच वेंकटेश्वरलू सर जी से मैं निवेदन करता हूं कि इन पोस्टरों का लोकार्पण करें। लोकार्पण
हाँ प्रिया, आगे। अब मैं हिंदी एवं तुलनात्मक साहित्य विभाग के विभागाध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर तारू एस पवार सर जी का स्वागत करती हूँ। माननीय कुलपति जी प्रोफेसर एच वेंकटेश्वरलू सर जी, आज बीच भाषण देने के लिए हमारे बीच प्रोफेसर ऋषभदेव शर्मा जी, हमारे प्रभारी कुल सचिव डॉक्टर राजेंद्र पिलानकट्टा जी, आशीर्वचन के लिए हमारे बीच प्रोफेसर सुधा बालकृष्णन जी मैडम, राजभाषा अधिकारी डॉक्टर अनिश कुमार टीके जी, विभाग के सभी प्राध्यापक मित्र डॉक्टर सीमा चंद्रन जी, डॉक्टर धर्मेंद्र प्रताप सिंह जी, डॉक्टर सुप्रिया पी जी, डॉक्टर राम विनोद रे, विश्वविद्यालय के अलग अलग विभाग से जुड़े हुए विभागाध्यक्ष एवं सभी शिक्षक मित्र, शिक्षकेतर सभी बंधुओं, शोधार्थी एवं विद्यार्थी और हमारे अलुमिनी के कुछ जो छात्र छात्राएं जुड़ी हैं, सभी को मेरा नमस्कार। आज हिंदी दिवस यानी 14 सितंबर, देखिए हिंदी की एक खासियत रही कि 14 सितंबर भले ही हिंदी दिवस के रूप में हम मनाते हैं, लेकिन ये पूरा महीना हिंदी दिवस के लिए ही समर्पित रहता है। कभी सप्ताह के रूप में, कभी पखवाड़ा के रूप में, यानी कभी भी हिंदी दिवस मनाए जाते हैं। लेकिन हम भी लास्ट पिछले 2-3 साल 14 सितंबर के अलावा दूसरे दिन भी मनाने का प्रयास किए थे, क्योंकि दूसरे दिन आने की वजह से। लेकिन अब पिछले 2 साल से सही समय पर, यानी कोरोना जैसे महामारी के बीच में भी, और हम ऑनलाइन से जुड़कर ये जो मना रहे हैं, बहुत ही खुशी की बात है। और यहाँ आज हमारे बीच बड़े विद्वान ऋषभदेव शर्मा जी, जो भाषाविद है, अच्छे प्रोफेसर, आज हिंदी पखवाड़े, हिंदी महत्व को लेकर हमें बताएंगे। इससे पहले कि हम कुछ बताएं, 1 साल पहले तक हिंदी विभाग यानी कि एक छोटा सा विभाग और ज्यादातर लोग नहीं जानते थे। लेकिन पिछले 1 साल से, अगर 1 साल की अगर बात करें, जैसे हमारे माननीय कुलपति जी प्रोफेसर एच वेंकटेश्वरलू सर यहाँ पदार्पण किए, तो हिंदी को इतना बढ़ावा दिए कि हिंदी आज इतना कार्य किया कि अपने स्कूल में सर ने यह भी घोषित किया था कुछ दिन पहले कि हिंदी नंबर 1 विभाग है। तो इसका पूरा श्रेय हम हमारे माननीय कुलपति जी को ही देते हैं, क्योंकि विभाग को इतना एनकरेज करना, इतने सारे कार्यक्रम चलाने के लिए हमें प्रेरित करना, और इनके मार्गदर्शन से सभी शिक्षक, विद्यार्थी, शोधार्थी सभी प्रेरित होकर, देखिए हमने कोई ना सैटरडे देखा, ना संडे देखा, कोई छुट्टी के दिन, और बहुत सारे कार्यक्रम चलाए। हम पिछले 1 साल से बहुत सारे कार्यक्रम चलाए हैं। तो इसी तरह हिंदी के संदर्भ में अभी भी कुछ ऐसे कार्यक्रम हम लोगों ने चलाने का निर्णय लिया, ऑनलाइन होने के बावजूद भी, कि जैसे हमारे कर्मचारियों के लिए, यानी इसमें शिक्षकेतर और शिक्षक भी हो सकते हैं, उनके लिए ऑफिशियल टर्मिनोलॉजी को लेकर उनको सिखाएंगे, हिंदी ट्रांसलेशन को लेकर उनको हम यानी कि प्रमाण पत्र भी देंगे, उनके लिए प्रोत्साहन धन भी देंगे, यानी कि एनकरेज करने के लिए, हिंदी को आगे बढ़ाने के लिए हम शिक्षकेतर सभी बंधुओं से, सभी कर्मचारियों को, यानी कि शिक्षकेतर भी शिक्षक भी, पूरे यूनिवर्सिटी एम्प्लॉइज के लिए ऑफिशियल टर्मिनोलॉजी, हिंदी ट्रांसलेशन, हिंदी पोएट्री राइटिंग, हिंदी सॉन्ग, हिंदी एलोकेशन यानी भाषण प्रतियोगिता, कविता वाचन आदि ऐसे राइटिंग्स, बहुत सारे प्रोग्राम्स हम इनके लिए चलाएं। तो दूसरी तरफ हम अपने विद्यार्थियों के लिए भी बहुत सारे प्रोग्रामों का आयोजन किए हैं। जैसे
कि बीए, एमएड, जैसे स्नातक के छात्र सभी के लिए ऐसे राइटिंग, हिंदी भाषण को लेकर, कविता वाचन को लेकर सभी अलग अलग, यानी कि पूरे दक्षिण के सभी राज्यों से ये विद्यार्थी इसमें भाग ले, ये व्यवस्था करने की प्रयास हम कर रहे हैं। और हमारे विभाग के शिक्षकों ने इसकी जिम्मेदारी लिया और इसका प्रचार प्रसार पूरे दक्षिण में, यानी कि हमने एक नियम भी इसमें बनाया कि हिंदी प्रदेश के कोई स्टूडेंट इसमें भाग नहीं ले सकते, केवल दक्षिण के और अहिंदी भाषी, यानी जिनकी मातृभाषा हिंदी न हो, यही स्टूडेंट इसमें भाग ले सकते हैं। तो ये सारे प्रोग्राम विभाग की ओर से हमने चलाने का निर्णय लिया है और विभाग इसी तरह अच्छे प्रयास में है और आगे भी हम करते रहेंगे। जो सर हमें मार्गदर्शन करते रहेंगे, हम आगे बढ़ेंगे सर जरूर, और हमें जरूरत है अच्छे मार्गदर्शन की। और आप आने के बाद ही इतने सारे प्रयास हम लोग किए हैं, और आप आने से पूर्व बहुत ही न के बराबर थे। ये सच बात है कि कोई माने न माने। अब जैसे हिंदी के संदर्भ में भी बोलते हैं ना कि कोई हिंदी को दूसरी भाषा है, कोई कहते हैं तीसरी भाषा है, कोई कहते हैं चौथी भाषा है, लेकिन विश्व स्तर पर हमें यह मानना पड़ेगा कि हिंदी और इंग्लिश और मंदारिनी की जब बात होती है, 25 साल पहले जाएंगे तो विश्व की नंबर 1 भाषा अंग्रेजी थी, कोई डाउट नहीं है। अगर 2005 के जनगणना के अनुसार अगर हम लोग बात करेंगे तो अंग्रेजी से आगे चीन की मंदारिन भाषा है, इसे भी हमें स्वीकार करना पड़ता है। 2012 में जो आए रिपोर्ट, बहुत सारे लेख, बहुत सारे शोध, इसके अनुसार 2012 के बाद ये माना गया कि विश्व की नंबर 1 भाषा हिंदी है। इसके आंकड़े भी दिए हमारे पास। अब ऐसा नहीं कि किसी को समझाने के लिए कि हिंदी विश्व की नंबर 1 भाषा है तो उसका प्रूफ कोई जेब में लेके नहीं घूमेंगे, कोई माने या न माने, क्योंकि हिंदी आज विश्व की नंबर 1 भाषाओं में से गिने जाते हैं और लगभग 130 करोड़ लोग आज हिंदी बोलते हैं विश्व में। और जहां की मंदारिन 120 करोड़ लोग बोलते हैं, वहां अंग्रेजी का नंबर केवल 90 करोड़ तक आता है। लेकिन कितना माने कितना न माने, अब ये तो मानने वाले पर निर्भर करता है। लेकिन ये भी बात है कि जब हमारी अपनी भाषा होती है तो हमें अपने पर यकीन नहीं होता, इसलिए हम दूसरे भाषा के पीछे ही भागने की कोशिश करते हैं। देखिए, आज ये सोचने की बात है, अमेरिका जैसे विश्व के महान राष्ट्र जिसे हम मानते हैं, अमेरिका हिंदी को द्वितीय भाषा के रूप में पढ़ाने के लिए वहां शुरू कर दिया है। तो ये सभी क्या मानते हैं, क्या स्वीकार करते हैं, कहां तक हम पहुंच पाते हैं, ऐसे भाषा को लेकर हमारे आज के अतिथि बहुत विस्तार से बताने वाले हैं। लेकिन मैं इस संदर्भ में ये बोल रहा था कि माने न माने, लेकिन हमारे माननीय कुलपति जी हमें जो एनकरेज किया, इसी के परिणाम हम आज इतने सारे सुचारू ढंग से बहुत सारे प्रोग्राम किए हैं। तो अंत में आगे अपना वक्तव्य न बढ़ाते हुए या ज्यादा विचार न करते हुए, अंत में कि भारत सरकार गृह मंत्रालय से राजभाषा विभाग से एक प्रतिज्ञा वाचन आया है। तो यहाँ हिंदी कर्मचारी, हिंदी कार्यालय, हिंदी यानी टोटली जो हिंदी से हम जुड़े हुए हैं, इस प्रतिज्ञा का यहाँ वाचन करना होता है। इसलिए मैं सभी से अनुरोध भी करूंगा, और जिस तरह से मैं यहाँ इस MHRD का ये प्रतिज्ञा वाचन करूंगा, मेरे साथ आप लोग भी अपने सब माइक अनम्यूट करके सभी साथ देंगे, तभी ये प्रतिज्ञा सार्थक होगा। सभी विद्यार्थी, शोधार्थी, शिक्षक सभी से अनुरोध है, सभी अपना माइक अनम्यूट करके मेरे साथ आते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 और 351 तथा राजभाषा का संकल्प 1968 के आलोक में हम 1900 केंद्र सरकार के कार्मिक प्रतिज्ञा करते हैं कि अपने उदाहरणमय नेतृत्व अपने उदाहरण और निरंतर निगरानी से
और निरंतर निगरानी से पूरी प्रतिबद्धता और प्रयासों से प्रयास से प्रशिक्षण और प्राइज से से अपने साथियों में राजभाषा की ज्योति जलाए रखेंगे। रखेंगे उन्हें प्रेरित और प्रोत्साहित करेंगे। अपने अधीनस्थ के हितों का ध्यान रखते हुए अपने प्रबंधन को और अध्ययन और प्रभावशाली बनाते हुए राजभाषा हिंदी का प्रयोग प्रचार और प्रसार बढ़ाएंगे। हम राजभाषा के समर्थन के प्रति सदैव ऊर्जावान और निरंतर प्रयास करते रहेंगे। जय राजभाषा, जय हिंदी। साथ देने के लिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अभी जो यहाँ बोलने के लिए मुझे मौका दिया गया, इसलिए सभी को आभार प्रकट करते हुए मेरे 2 शब्द यहाँ समाप्त करता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंदी, जय भारत। धन्यवाद सर। आज के आशीर्वचन हेतु आदरणीय डॉक्टर राजेंद्र पिलाकट्टा सर जी को बुलाती हूँ। माननीय कुलपति जी प्रोफेसर एच वेंकटेश्वरलू जी और इस कार्यक्रम के अध्यक्ष डॉक्टर तारू एस पवार, हिंदी एवं तुलनात्मक साहित्य विभाग एवं अध्यक्ष हिंदी पखवाड़ा आयोजन समिति, आज के बीज भाषण के लिए इधर जुड़े हुए प्रोफेसर ऋषभदेव शर्मा जी, पीजी एवं शोध संस्थान दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा हैदराबाद, और सीनियर प्रोफेसर सुधा बालकृष्णन जी, और केरल के केंद्रीय विश्वविद्यालय के हिंदी अधिकारी डॉक्टर अनीश कुमार जी, और डॉक्टर राम विनोद रे सर, और इस कार्यक्रम के संयोजक प्रिया कुमारी, सारे विभागों का अधिष्ठाता और विभागों का अध्यक्ष महोदय, और शिक्षकेतर कर्मचारियों और सारे विद्यार्थी विद्यार्थिनियों, सभी लोगों का मेरा नमस्कार। मैं हिंदी में बात करने के लिए कोशिश कर रहा हूं, ऐसे कि मुझे मेरा जिंदगी में पहली बार जो हिंदी में जो प्रचोदन मिला है मेरे टीचर के वजह से, हिंदी टीचर के वजह से 7वां दर्जा में, जो मैंने बताया था पिछले हिंदी डिपार्टमेंट का एक प्रोग्राम है प्रेमचंद दिवस के में, मैंने बताया था कि मुझे एक ऐसे कंपटीशन में एक बुक सम्मान मिला है उस दिन। तो उसके बाद तभी मैं संस्कृत भाषा भी पढ़ रहा था, मेरा हाई स्कूल में दोनों देवनागरी में जुड़ा हुआ है। सो ये भी है। उसके बाद जब कॉलेज में गया था उधर भी हिंदी भाषा सीखा था, मगर हमारा स्पेशलाइजेशन तो साइंस है, बायोकेमिस्ट्री है। बाद में मुझे ये भी एक खुश का दिन था कि जब मैं और मेरे फ्रेंड के साथ न्यूयॉर्क टाइम स्क्वायर में बैठ के हिंदी में बात करते थे हम लोग, मुझे बहुत खुश लगा उस दिन। अब इस बार इस हिंदी दिवस में जब हमारा माननीय कुलपति जी ने इनिशियली बताए थे कि जो भाषा होता है जो कम्युनिकेशन के लिए, कनेक्टिविटी के लिए, दो ये भी चर्चा के विषय के हिंदी एक विषय के रूप से है और भाषा के रूप से सिखाना है। वो एक कंफ्यूजन होता है कुछ टाइम में, जब हम लोग क्लास में जब सिखाते बच्चों लोगों के लिए बायोकेमिस्ट्री सिखाते हैं, हम लोग बोलते हैं कि तुम साइंटिस्ट बन जाते हो, नहीं तो
एक सीनियर प्रोफेसर बन जाते हैं और कुछ डिस्कवरी कर सकते हो, और अभी बोल सकते हैं कोविड टेस्ट कर सकते हो, कुछ भी बोल सकते हैं। मगर हिंदी में जब हम लोग सिखाते हैं, हिंदी जब सिखाते हैं विषय के रूप में सिखाए तो बोल सकते हैं तुम साहित्यकार बन सकते हैं, मगर बोल नहीं सकते जब साहित्यकार बनते कि नहीं। तो उसके सबसे आगे हम लोग देखने की ये बात है, जब माननीय कुलपति जी ने इनिशियली जो बताए थे कि दुनिया बदल रहा है। एक्चुअली हम लोग ग्लोबल विलेज का बारे में बात करते हैं। जब हम लोग हमारे घर के अंदर जो लोग हैं उनसे कम्युनिकेशन नहीं कर पाए, तो जब ग्लोबल विलेज में हम लोग कैसे कम्युनिकेशन कर सकते हैं। तो जो साउथ इंडियन भाषा है उसमें द्रविडियन टच है, सो द्रविडियन लैंग्वेज है। सो जब हिंदी देखते और द्रविडियन लैंग्वेज देखते हैं, हम लोग पीछे जाते हैं जब चरित्र में हम लोग को ये मालूम होता है कि तो ओरिजिनलिटी कहीं छुपा हुआ है। जब हम लोग मदर बोलते हैं, संस्कृत में मातृ बोलते हैं, हिंदी में भी मातृ बोलते हैं, तो सिमिलरिटी पितृ है, फादर है, ऐसे बहुत कुछ है, चीजें जुड़ा हुआ है। हम लोग पहुंचेंगे शायद लैटिन लैंग्वेज में, तो भाषा की उतना परिज्ञान नहीं है मेरे पास, फिर भी मैं सोच रहा हूँ बहुत सारा तुलनात्मकता उसमें है। मगर हम लोग ये भी देखना है कि जब जापानीज कंपनी इंडिया आते हैं, हम लोग रेडी है जापानीज पढ़ने के लिए। अब हमारा भारत देश इतना बढ़ रहा है कि या अब सर ने बताया कि अमेरिका में हिंदी सिखा रहे हैं। ये भी हो सकता है कि दुनिया में हमारा भारत देश का जो कुछ कंपनी अमेरिका में जाके जब हो चुका है, एस्टेब्लिश हो चुका है, ऐसी होता है कि उधर के लोगों को जॉब मिले नहीं, इधर जो हिंदी नहीं मालूम इसलिए नहीं मिला, इसे भी हो सकता है। तो कनेक्टिविटी, कम्युनिकेशन, लैंग्वेज का जो इस्तेमाल वो करना ही है, वो जस्ट सितंबर 14 के लिए सीमित नहीं है। सो ये भी मालूम है कि हमारा यूनिवर्सिटी में अब हमारा कुलपति जी का सपोर्ट से बहुत सारा प्रोग्राम, और ये भी है, मैं भूल गया, तो कंग्रेचुलेशन सर टाउन ऑफिशियल लैंग्वेज इम्प्लीमेंटेशन कमेटी का चेयरमैन है हमारा कुलपति जी। तो बहुत मुझे लग रहा है 1-2 हफ्ते में सर उसके चार्ज लेने वाले हैं, मुझे लग रहा है। तो ये बहुत खुश की बात है। और मुझे लग रहा है उसके बाद शायद सेंट्रल यूनिवर्सिटी ये कैंपस के अंदर ही नहीं, बाहर भी हम लोग कुछ कर सकते इस नेबरहुड में। तो मुझे वो बहुत भी खुश की बात है। तो और बाकी सब हर एक दिन ये भी है कि हमारा अंग्रेजी के लिए कुछ दिन नहीं है मनाने के लिए मगर हिंदी के लिए दिन है। ये इसलिए ये वो उसका क्या है मतलब, मुझे लग रहा है कि हिंदी का उपयोग ज्यादा करना है, इसलिए हम लोग मनाते हैं। ऐसे नहीं उसका सीमित है उस दिन, मगर वो अवेयरनेस करते रहना है हम लोगों को। तो कि अंग्रेजी तो इजी है हमारा ऑफिशियल कम्युनिकेशन के लिए, हम लोग पढ़े हैं उसको। तो मुझे लग रहा है ज्यादा से ज्यादा हिंदी का इस्तेमाल हम लोग करेंगे। हमारा ऑफिशियल लैंग्वेज इम्प्लीमेंटेशन कमेटी के जो प्रयत्न भी है उसके पीछे मुझे मालूम है। तो इस अवसर पर मैं सभी लोगों को धन्यवाद देता हूं, मुझे ये छोटी सी बात कहने के लिए जो अवसर दिया है। सो धन्यवाद 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 सर। पुनः आशीर्वचन के लिए विभाग की वरिष्ठ प्राध्यापिका आदरणीय प्रोफेसर सुधा बालाकृष्णन मैम जी का स्वागत करती हूँ। सबको मेरा नमस्कार। परम आदरणीय कुलपति महोदय प्रोफेसर एच वेंकटेश्वरलू, अध्यक्ष डॉक्टर तारू एस पवार जी, बीज भाषण के लिए पधारे प्रोफेसर ऋषभदेव शर्मा जी, जो यूनिवर्सिटी विभाग दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा के अवकाश प्राप्त प्रोफेसर हैं, और आशीर्वचन के लिए पधारे हमारे कुल सचिव राजेंद्र पिड़ांगट्टा जी, हिंदी के अधिकारी डॉक्टर अनीश कुमार जी, अन्य विभाग के अधिष्ठाता, आचार्य, प्राध्यापकगण और अध्यक्षगण और सभी मित्रों को और मेरे प्रिय छात्र छात्राओं को मैं आज हिंदी दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं देती हूँ। जैसे अभी हमारे कुलपति महोदय ने जो बात कही, जो 100वीं सदी सत्य है। पिछले
हिंदी पखवाड़े, हिंदी उद्घाटन 14 सितंबर उद्घाटन के समारोह में मैंने यही बात कही थी अनीश जी से कि हमें इसे दायराबद्ध नहीं करना है। हम 14 सितंबर को हम इस कार्यक्रम को आयोजित करके पखवाड़ा चलाते हैं और प्रतियोगिता चलाते हैं, पुरस्कार देते हैं और उसके बाद सारी स्थितियां स्वाहा। ऐसा नहीं होना मैंने पिछले बार कहा था, लेकिन फिर भी हमारे विभाग अध्यक्ष और हमारे कुलपति महोदय की प्रेरणा प्रोत्साहन से हम बहुत कुछ आगे बढ़ रहे हैं। तो मैं इस संदर्भ में एक छोटा सा वक्तव्य जो हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने 125 साल पहले बात कही थी, जो आज भी सार्थक है। उन्होंने ये बात कही कि जिस भाषा का देश में इतना प्रचार है उसकी बराबरी करने के लिए अंग्रेजी, जिसे 1 लाख हिंदुस्तानी भी ठीक ठीक नहीं समझ सकते हैं, क्यों कर समर्थ हो सकती है। आज तक हमारा देश काम और व्यवहार हिंदी में हमारे देश में नहीं हो रहा है। इसका मतलब, इसका कारण, इसकी अर्थवत्ता ये है कि हमारी भाषा के प्रति हमारी भीरुता है, भाषा के प्रति हमारी अश्रद्धा है, हिंदी भाषा के प्रति उसके गौरव के हम पक्षधर नहीं हैं। आज भी हम अंग्रेजी भाषा की बैसाखियों को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। तो ये होना नहीं है और हिंदी भाषा के लिए इस तरह प्रचार करने का समय चला गया, क्योंकि हिंदी प्रचारित हो चुकी है, विश्व भाषा बन गई है, विश्व के हर जगह कोने कोने में हिंदी पहुंच गई है। और एक वाकया मैं आप लोगों के सामने शेयर करना चाहती हूँ कि जब हम लोग हिंदी पढ़ाते हैं तो लोग एक दोहरी दृष्टि से हमें देखते हैं, हिंदी स्टूडेंट्स है, अब इनको क्या नौकरी मिलेगी। लेकिन बड़ी खुशी के साथ मैं कहती हूँ, कैलिकट यूनिवर्सिटी के मेरे हिंदी विभाग, मुझे बहुत शान महसूस होता है, अभिमान महसूस होता है कि मैं कैलिकट यूनिवर्सिटी की अध्यक्ष और प्रोफेसर रह चुकी हूँ और वहाँ के 38 स्टूडेंट्स को 38 स्टूडेंट्स गॉट्स गवर्नमेंट्स नौकरी मिली, सरकारी नौकरी मिली, गवर्नमेंट जॉब मिली उनको। ये और टीवी में चैनलों में चर्चा हो रही थी कि हिंदी डिपार्टमेंट के 38 बच्चों को गवर्नमेंट नौकरी मिली है, सरकारी नौकरी मिली है। और साइंस की तुलना में, हिस्ट्री की तुलना में, हिस्ट्री में 5 बच्चों को नौकरी मिली और साइंस में 2 बच्चों को। तो यहाँ आप देखिए हिंदी की जो व्यापकता किस तरह हमें रोजगार देती है हिंदी। तो हिंदी के प्रति हमारी श्रद्धा हमें बरकरार रखनी है, ये नहीं कि हम मात्र पखवाड़े में इसे दायराबद्ध करें और इसे हम बाद में अनदेखा करें। ऐसा नहीं होना। हमारी जैसे कुलपति महोदय ने जो कहा, बहुत ही सही बात कही कि हम इसे पूरे साल इसे बनाए रखेंगे। और जहां तक मेरी कोशिश रहेगी, जब तक मैं इस विभाग में हूँ, यूनिवर्सिटी में हूँ, मैं पूरी कोशिश तन मन धन से अध्यक्ष के साथ जुड़कर इस कार्य को आगे बढ़ाऊंगी। और इसके साथ ही मैं इस पखवाड़े के आयोजन के लिए और हिंदी दिवस के ढेर सारी शुभकामनाएं सबको दे रही हूं। और मुझे कहने का जो अवसर यहाँ मिला उसके लिए मैं धन्यवाद अर्पित करती हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद मैम। मैम के वक्तव्य से एक गांधी जी का एक लाइन याद आती है कि जो भाषा भारत के दिलों पर राज करती है वह भाषा हिंदी है। इसी को कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आज के हमारे अतिथि आदरणीय प्रोफेसर ऋषभ देव शर्मा जी का स्वागत करती हूँ। उनके परिचय हेतु जयलक्ष्मी जी को बुलाती हूँ। जयलक्ष्मी। धन्यवाद प्रिया। यह मेरे लिए एक खुशी की बात है कि आज के इस समारोह में मुझे बीज वक्ता जो है उनके परिचय देने का मौका मिला है। उससे पहले इस समारोह में उपस्थित या इस समारोह में ऑनलाइन माध्यम से जुड़े सभी गुरुजनों, महानुभावों, मेरे अग्रजों, अनुजों और सहपाठी गणों को नमस्कार करती हूँ और हिंदी दिवस की ढेर सारी बधाइयाँ देती हूँ। आज के इस समारोह के बीज वक्ता के रूप में हमारे साथ जुड़े हैं प्रतिष्ठित शिक्षाविद, चर्चित कवि, विद्वान, समीक्षक, हिंदी के प्रति समर्पित डॉक्टर ऋषभ देव शर्मा जी। उनका जन्म मुजफ्फरनगर, उत्तर प्रदेश में हुआ है।
आपने भौतिक विज्ञान में एमएससी करने के उपरांत हिंदी में एमए और पीएचडी की उपाधि प्राप्त किए हैं। सन 1983 से 1990 तक इंटेलिजेंस ब्यूरो में खुफिया अधिकारी के रूप में आपने कार्य किया है तथा 1990 से 2015 तक उच्च शिक्षा शोध संस्थान दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा मद्रास के विभिन्न केंद्रों में अध्यापक एवं शोध निदेशक के रूप में आपने कार्य किया है। वहां से आचार्य और अध्यक्ष पद से सेवानिवृत्त होने के पश्चात आप स्वतंत्र लेखन कार्य कर रहे हैं और उसी के साथ साथ वर्तमान 2019 से मौलाना आजाद राष्ट्रीय उर्दू विश्वविद्यालय हैदराबाद के दूरस्थ शिक्षा निदेशालय में परामर्शी के रूप में आप कार्यरत हैं। आपने हिंदी साहित्य के कई विधाओं में अपना योगदान दिया है, अपनी लेखनी चलाई है। आपके 7 काव्य संग्रह, 11 आलोचना ग्रंथ और 6 वैचारिक निबंध संग्रह अभी तक प्रकाशित हो चुके हैं। लगभग 50 पुस्तकों का आपने संपादन कार्य भी किया है। हिंदी भाषा के प्रति आपके इस सेवा भाव, निष्ठा और समर्पण के लिए आपको भानु साहित्य सम्मान नेपाल से, संपादक रत्न सम्मान रूस से, अंतर्राष्ट्रीय गौरव सम्मान रूस से और तमिलनाडु हिंदी साहित्य अकादमी द्वारा जीवनोपयोगी साहित्य सम्मान प्राप्त हो चुके हैं। इस तरह के महान व्यक्तित्व को आज इस समारोह में पाना और उनके वक्तव्य को जो सुनने का अवसर हमें मिल रहा है, यह हमारे लिए, हमारे विश्वविद्यालय के लिए, हमारे विभाग के लिए हमारे बहुत ही सौभाग्य और गौरव की बात है। सर, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ और आपसे अनुरोध करती हूँ कि आपके अमूल्य वक्तव्यों से हमें अनुप्राणित करें और हमारे आगे जीवन में हमें राह दिखाएं। धन्यवाद सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद मैडम। आदरणीय कुलपति महोदय, केरल केंद्रीय विश्वविद्यालय, प्रोफेसर एच वेंकटेश्वरलू सर, आदरणीय अध्यक्ष महोदय तारू एस पवार जी, आदरणीय हिंदी अधिकारी डॉक्टर टी.के. अनीश कुमार जी, आदरणीय कुल सचिव डॉक्टर राजेंद्र पिलांकट्टा जी, मेरे प्रति विशेष स्नेह और आत्मीयता का भाव रखने वाली मेरी अग्रजा प्रोफेसर सुधा बालकृष्णन जी, डॉक्टर राम विनोद रे महोदय, कुमारी प्रिया कुमारी जी और अभी जिस बिटिया ने मेरा परिचय दिया, तथा सभी आचार्यगण, अधिष्ठातागण, शोधार्थीगण, छात्रगण, देवियों और सज्जनों, हिंदी दिवस के अवसर पर या कहूं कि भारतीय भाषा दिवस के अवसर पर मैं आप सबको प्रणाम निवेदित करता हूं और इस राष्ट्रीय पर्व की शुभकामनाएं समर्पित करता हूं। इससे पहले कि मैं मूल विषय पर कुछ चर्चा करूं, मैं विशेष रूप से प्रसन्नता अनुभव कर रहा हूं कि उद्घाटन भाषण देने के बाद श्रद्धेय आदरणीय प्रोफेसर वेंकटेश्वरलू सर कुलपति महोदय चले नहीं गए हैं, बल्कि हिंदी के इस कार्यक्रम में वे अभी तक विराजमान हैं। अन्यथा मैं तो ये सोच रहा था कि वे उद्घाटन भाषण देकर और कहेंगे मैं व्यस्त हूं और मुझे आज्ञा दीजिए, लेकिन उन्होंने मेरी इस धारणा को तोड़ दिया। आदरणीय कुलपति महोदय, मैं आपका
अभिनंदन करता हूं। आपकी वक्तृता से मैंने जो अनुभव किया, मैं अपने अन्य मित्रों के साथ इसे साझा करना चाहता हूं कि हमारे कुलपति महोदय वास्तव में एक राष्ट्रीयता और भारतीयता के जो प्रेरणा पुंज हैं उनसे अनुप्राणित मुझे प्रतीत होते हैं। वे एक अच्छे अंतर्राष्ट्रीय ख्याति के विद्वान हैं, प्रशासक हैं, अध्यापक हैं, आचार्य हैं, यह सब तो है ही, लेकिन बड़ी बात यह है कि वे अनुभवों के आधार पर निष्कर्ष निकालने वाले एक ऐसे चिंतक हैं जिन्होंने सही में भारतीय भाषाओं और उनके बीच हिंदी के महत्व को समझा और समझाया है। मैं केरल केंद्रीय विश्वविद्यालय को भाग्यशाली समझता हूं कि ऐसे विराट पर्सपेक्टिव वाले भाषा, राष्ट्रीयता और संवाद, संप्रेषण इत्यादि के संबंध में इतना खुला और उदार विचार रखने वाले कुलपति इस विश्वविद्यालय को प्राप्त हुए हैं। ऐसे ही लोगों के बारे में यह कहा जाता है कि उदार चरितानाम तु वसुधैव कुटुंबकम। ऐसे ही लोग जो अपनी क्षेत्रीय सीमाओं का, भाषाई सीमाओं का, अपनी भौगोलिक सीमाओं का अतिक्रमण करते हैं, वे राष्ट्रीय व्यक्तित्व बनते हैं, वे अंतर्राष्ट्रीय व्यक्तित्व बनते हैं और उन्हें ही हम वैश्विक नागरिक कहते हैं। हमारी जो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति है उसका चरम लक्ष्य भी यही है कि हम अपने छात्रों को वैश्विक नागरिक, विश्व नागरिक बनाना चाहते हैं और विश्व नागरिकता की यह राह राष्ट्रीयता से होकर जाती है और इस राष्ट्रीयता की सिद्धि वास्तव में भारत की जो सामासिक संस्कृति है, जो कंपोजिट कल्चर या जिसे हम गंगा जमुनी तहजीब कहते हैं, उससे होकर जाती है, जिसमें उत्तर और दक्षिण का, पूरब और पश्चिम का कोई भेद नहीं होता, बल्कि ये सब दिशाएं आपस में जुड़ी और सिली हुई होती हैं। इन दिशाओं को, जो भूगोल के अलग अलग खंड हैं, हमारे देश के भूगोल के जो अलग अलग खंड हैं, उत्तर, पश्चिम, पूरब, दक्षिण इत्यादि, इन्हें परस्पर सिलने का काम किसके द्वारा किया जाता है, इसे बड़ी अच्छी तरह प्रोफेसर वेंकटेश्वरलू सर ने रेखांकित किया कि असल चीज है मेरे और आपके बीच, इस और उसके बीच, नागरिक और नागरिक के बीच, एक भाषा समाज और दूसरे भाषा समाज के बीच परस्पर संवाद। यह जो परस्पर संवाद है यह संभव होता है किसी संपर्क भाषा के द्वारा या किसी राष्ट्र भाषा के द्वारा। और इसीलिए संविधान में चाहे जिस शब्दावली का प्रयोग किया गया हो, हमने महात्मा गांधी से जो शब्दावली ली उसके अनुसार हिंदी हमारी वह राष्ट्र भाषा है जो इस राष्ट्र के अलग अलग भाषा भाषी नागरिकों को परस्पर एक में जोड़ती है। मैं कल से अपने वक्तव्यों में बार बार इस मेटाफर का, रूपक का इस्तेमाल कर रहा हूं कि यह एक ऐसा सुई धागा है, हिंदी ऐसा सुई धागा है जो भारत के विभिन्न भाषा भाषी समाजों को परस्पर सिल करके
एक राष्ट्रीयता का निर्माण करता है। एक इंद्रधनुष का जो राष्ट्रीयता का इंद्रधनुष है उसका निर्माण करने में ये सारे के सारे रंग एक साथ अपना योगदान करते हैं। मैं प्रोफेसर एच वेंकटेश्वरलू सर को एक बार फिर से अभिवादन करता हूं कि उन्होंने अपने उद्घाटन भाषण के माध्यम से बहुत ही एक विराटता और औदात्य की भूमि पर इस कार्यक्रम को स्थापित किया। मान्यवर, आपका मैं बार बार अभिनंदन करता हूं। आपने जो विशेष बात thank you, कही, Sharma ji. Thank you very much. We are blessed with your gracious presence. Thank you. सर, भारतीयों के जीवन स्तर को बेहतर बनाना, यह जो लक्ष्य है कि हमें सिर्फ भारतीय ही क्या कहे कि संपूर्ण विश्व में मनुष्यता को रहने के लिए, जैसा मुक्तिबोध हमारे हिंदी के एक कवि कहते हैं कि रहने के लिए हमें एक बेहतर दुनिया चाहिए। तो यह बेहतर दुनिया तभी बनाई जा सकती है जब हमारे बीच बेहतर संवाद हो, और बेहतर संवाद होने पर ही जीवन स्तर को बेहतर बनाया जा सकता है। इस बात को वीसी महोदय ने बहुत अच्छी तरह रेखांकित किया। उन्होंने दर्शाया, बताया कि हमारे यहाँ क्षेत्रवाद है, उसके कुछ सांस्कृतिक कारण होंगे, लेकिन इस बहुभाषिकता के बीच जो हमारी मल्टीलिंगुअल जो पहचान है उसके बीच एक सांस्कृतिक सेतु का निर्माण करने का काम, राष्ट्रीयता को उभारने का काम जो है वह इतिहास में यद्यपि सभी भाषाएं करती आई हैं, लेकिन परस्पर विभिन्न भाषा भाषियों के संवाद का काम जो हिंदी ने किया है। और हमारे कुल सचिव महोदय ने भी ये बताया कि जब दो भिन्न भारतीय भाषा भाषी किसी तीसरे स्थान पर बैठते हैं और हिंदी में बात करते हैं तो कैसा एक गौरव का अनुभव होता है कि हाँ, हमारे पास एक साझा भाषा है। तो हिंदी हम सबकी साझा भाषा है। वह अन्य भारतीय भाषाओं की भांति तो क्षेत्रीय भाषा है माना, लेकिन उसने इस क्षेत्रीयता का अतिक्रमण किया है। हम सोशियोलिंग्विस्टिक्स में उसे इसीलिए अक्षेत्रीय भाषा कहते हैं, ऐसी भाषा जो किसी भूगोल से, किसी क्षेत्र से। आदरणीय, आपको प्रणाम करता हूं, बहुत अच्छा लगा आप इतनी देर तक रुके। हाँ, तो मित्रों, मैं यह कह रहा था आपसे कि हिंदी और हिंदीतर जो विभाजन है संस्कृति के स्तर पर, वह एक प्रकार से नकली विभाजन है। सांस्कृतिक दृष्टि से यह देश एक है और इसकी पुष्टि भाषा वैज्ञानिक आधारों पर भी भली प्रकार होती है। आप मुझे क्षमा करें, बीच में थोड़ा सा डिस्टरबेंस था। तो असली चीज यह है कि जब हम हिंदी की बात करते हैं तो देखना हमें यह पड़ेगा कि वह केवल एक भाषा नहीं है, और कोई भी भाषा केवल भाषा नहीं होती, वह संस्कृति होती है, संस्कार होती है। और भाषा के प्रचार प्रसार का अर्थ केवल अक्षर सीख जाना मात्र नहीं होता है, साक्षरता नहीं होता है, बल्कि हम इस योग्य हो सकें कि अपने देश के सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक और आध्यात्मिक जो विरासत है उसका विकास और विस्तार कर सकें। मुझे यहां याद आता है, आदरणीय प्रोफेसर सुधा जी ने जिस तरफ इशारा किया, महात्मा गांधी की उन्होंने चर्चा की थी।
जब भी हम हिंदी आंदोलन की बात करेंगे, महात्मा गांधी के बिना बात आगे बढ़ ही नहीं सकती। और महात्मा गांधी ने जो परिभाषाएं 100 साल पहले दे दी, वे आज भी उसी प्रकार से लागू हैं। उन्होंने 1917-18 में देश के समक्ष यह प्रस्ताव रखा कि इस बहुभाषिक राष्ट्र में हम स्वतंत्रता आंदोलन को संबोधित करने के लिए यदि एक भाषा चुनना चाहते हैं, जिसे उन्होंने राष्ट्रभाषा कहा था, तो उसके लिए 5 कसौटियां उन्होंने सामने रखी थी, जिसमें एक कसौटी थी कि वह अमलदारों के लिए सीखने में आसान, अमलदारों यानी जो क्रियान्वयन करने वाले लोग हैं, यानी सरकारी कर्मचारी लोग हैं, उनके लिए सबसे पहली शर्त यही रखी कि वे उसे आसानी से सीख सकें। दूसरी शर्त उन्होंने रखी कि पहले से इस देश के अधिसंख्य लोग उस भाषा को जानते हों, ताकि कम से कम लोगों को उसे सिखाना पड़े। फिर तीसरी शर्त जो है उन्होंने यह रखी कि उसमें इस देश के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक विश्वासों और सांस्कृतिक और आध्यात्मिक जो पूरा ज्ञान है उसको अभिव्यक्त किया जा सके। और इसी प्रकार से अगली शर्त उन्होंने यह रखी कि राष्ट्र के रूप में सबके लिए उसे सीखना आसान हो, ताकि स्वतंत्रता आंदोलन के बीच में, मैं इसे इस रूप में कह रहा था कि चारों तरफ आग लगी हुई थी और हम ये तैयारी कर रहे थे कि हम लोगों को कहना चाहते हैं कि भाई आग लगी हुई है, पानी लाइए, रेत लाइए, लेकिन हम नहीं जानते कि पानी को क्या कहते हैं, रेत को क्या कहते हैं, तो आग बढ़ती जाएगी और न पानी आएगा न रेत आएगा। तो ऐसे में जब चारों तरफ आग लगी हुई थी, गुलामी थी और स्वतंत्रता संग्राम चल रहा था, पूरे देश को एकजुट करने के लिए हमें एक ऐसी भाषा की आवश्यकता अनुभव हुई जिसमें पूरे देश के नेतागण अपनी जनता को संबोधित कर सके। और इसीलिए यह कहा गया कि राष्ट्रभाषा ऐसी भाषा हो जिसके पास पहले से बहुत बड़ा संख्या बल हो। और इसके बाद जो 5वीं शर्त है वो बड़ी महत्वपूर्ण है। 5वीं शर्त यह है कि इस भाषा के बारे में विचार करते समय निहित या क्षुद्र या छोटे स्वार्थों पर ध्यान न दिया जाए। और इसके बाद 1 साल तक मंथन करने के बाद भारत के नेतागण, गांधी जी के नेतृत्व में सामाजिक और राजनीतिक नेतागण इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि इन 5 गुणों में से अंग्रेजी में एक भी गुण नहीं है भारत की दृष्टि से, और हिंदी में ये 5 गुण विद्यमान हैं। इसलिए हिंदी को स्वतंत्रता आंदोलन की भाषा या राष्ट्रभाषा घोषित किया गया। और हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए हिंदी साहित्य सम्मेलन के अलावा राष्ट्रभाषा प्रचार समितियां और विशेष रूप से दक्षिण भारत में दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा की स्थापना हुई। मित्रों, 100 साल हो गए हैं, 100 साल से अधिक हो गए हैं। एक छोटे से हिस्से को, भारतीय बड़ी जनसंख्या के एक छोटे से हिस्से को अभी तक भी पूरी तरह हिंदी नहीं सिखाई जा सकी। अगर आप किसी अन्य भाषा को, जिसके जानने वालों का प्रतिशत इससे कम होता, इस कार्य के लिए चुनते, तो शायद कितना कष्ट होता उन लोगों को यह भाषा सिखाने में जो उसे नहीं जानते। इसका सहज अनुमान आज 100 साल बाद हम कर सकते हैं। लेकिन यह सौभाग्य की बात है कि इन 100 वर्षों में बहुत काम हुआ है। अब बीच में हमें स्वतंत्रता प्राप्त हो गई, और जब स्वतंत्रता प्राप्त हो गई तो संविधान का निर्माण हुआ, और संविधान का निर्माण होने में उसके भाग 17 में, भारतीय संविधान के भाग 17 में भारत की जो भाषा नीति है उसे परिभाषित किया गया।
इसके अनुच्छेद 120, अनुच्छेद 210 और अनुच्छेद विशेष रूप से 343 से 351 तक, और उसके बाद 8वीं अनुसूची तथा अभी जब आप लोग प्रतिज्ञा ले रहे थे जिसमें राजभाषा संकल्प की बात की गई, ये सब मिलकर के भारत की राजभाषा नीति या भाषा नीति को पारिभाषित करते हैं। इनके अनुसार आप देखिए इस में जो एक विशेष बात है वह यही कि आर्टिकल अनुच्छेद 343 में राष्ट्रभाषा शब्द का प्रयोग नहीं किया गया, राजभाषा शब्द का प्रयोग किया गया और यह कहा गया कि भारत संघ की राजभाषा हिंदी होगी, उसकी लिपि देवनागरी होगी, उसके लिए अंकों का जो प्रयोग किया जाएगा वह भारतीय अंकों का अंतरराष्ट्रीय स्वरूप होगा। आगे चलकर इसका और विस्तार है, लेकिन इसकी जो चरम परिणति है, देखने की चीज यह है कि इस राजभाषा नीति की चरम परिणति अनुच्छेद 351 में होती है, जहां यह कहा जाता है कि हिंदी के विकास की जिम्मेदारी केंद्र सरकार की होगी और यह विकास इस प्रकार से किया जाना चाहिए कि यह भारत की सामासिक संस्कृति का प्रतिबिंब बन सके। यानी हमारे भाषा नीति नियामकों के मन में यह बात एकदम साफ थी कि हिंदी या जो भी हमारी राजभाषा राष्ट्रभाषा हो वह देश की सामासिकता को, देश के कंपोजिट कल्चर को, हमारी मिश्रित संस्कृति को अभिव्यक्त कर सके। यही बात मैं फिर से दोहरा रहा हूं, जब गांधी कह रहे थे कि पूरे देश के लिए इसे सीखना आसान हो, तो वहां भी थी। और जब आज हमारे प्रधानमंत्री अपना भाषा के संबंध में 12 सूत्रों वाला एक प्रोग्राम देते हैं जिसमें उन्होंने प्र अक्षर से आरंभ होने वाले 12 शब्द दिए हैं और यह कहा है कि ये एक नीति इस तरह से होनी चाहिए कि प्रेम से लेकर प्रोत्साहन से आरंभ करके और अंततः प्रयास तक जो 12 एक अक्षर प्र से आरंभ होने वाले शब्द उन्होंने दिए हैं, वे वास्तव में उन्हें अगर मैं वर्गीकृत करना चाहूं तो 3 वर्ग उसके बनते हैं। पहला वर्ग जो है वह प्रोत्साहन, प्रेम और पुरस्कार इत्यादि से बनता है, अर्थात जिसका अर्थ है कि मोटिवेट करना। हिंदी को अभी हमारे कुलपति महोदय कह रहे थे कि किसी भी प्रकार से हिंदी को थोपने का कोई प्रश्न ही नहीं है, यहां तो स्नेह और प्रेम के द्वारा निवेदन करके, पुरस्कार दे करके हिंदी को आगे बढ़ाने की बात है। फिर दूसरा जो खंड है उसमें हम अपने लक्ष्यों का निर्धारण करते हैं। हम ये देखें कि प्रशिक्षण से लेकर के पूरी जो तैयारी है, लक्ष्य और तैयारी, ये दूसरे खंड में, उसमें प्रशिक्षण से लेकर के और आगे तक की यात्रा है। और जो शेष अंत में 4 बिंदु बचते हैं वे परिणाम की बात करते हैं। तो हमें अपने लक्ष्य निर्धारित करने होंगे। एक लक्ष्य वो है जो सरकार प्रतिवर्ष देती है, वे व्यापक स्तर पर होते हैं, क ख ग वर्ग में बांट करके होते हैं। एक लक्ष्य वे है कि हम अपनी संस्था, अपने विभाग, अपने विश्वविद्यालय के स्तर पर अपने लक्ष्य निर्धारित करें और उन्हें पूर्ण करने के लिए जो स्थानीय रिसोर्सेज हैं उनका इस्तेमाल करते हुए कैसे केरल के उस क्षेत्र में हम हिंदी के प्रचार को आगे बढ़ा सकते हैं, राजभाषा के रूप में ही नहीं बल्कि एक शक्तिशाली भाषा के रूप में उसे स्थापित करने के लिए यह जरूरी है। मुझे
यह कहते हुए बहुत अच्छा लग रहा है, जिन लोगों को मालूम नहीं है मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि कुछ वर्ष पहले मुझे इस विश्वविद्यालय में आने का और आपसे आतिथ्य ग्रहण करने का अवसर मिला। मुझे मेरी स्मृतियों में वह सब ताजा है और मैंने देखा कि वहां के विद्यार्थी कितने जिसे कहें कि उत्सुक ही नहीं, जिज्ञासु और ईगर हैं हिंदी को सीखने के लिए, क्योंकि उन्हें यह मालूम है कि अगर हमें कुएं के बाहर जाना है तो कुएं के बाहर जो जो भाषाएं हैं वे सब हमें जाननी होंगी। हम कुएं में तो अपनी भाषा में, एक ही भाषा में काम चला सकते हैं, लेकिन जब कुएं से बाहर निकल करके आएंगे, बाहर की दुनिया में जीवित रहने के लिए हमें एक ऐसी सशक्त भाषा की आवश्यकता होगी जिसमें हम अपनी अस्मिता, अपना अस्तित्व इस शेष दुनिया के समक्ष साबित कर सकें। क्योंकि आज की दुनिया आप जानते हैं मित्रों, आपके अध्यापक गण, आपको विद्यार्थियों से मैं बात कर रहा हूं, बार बार कहते होंगे कि यह समय कम्युनिकेशन का है, संप्रेषण का है। आज के समय में कम्युनिकेशन इज पावर। कम्युनिकेशन ही, संप्रेषण ही, संवाद ही आज के समय में शक्ति है। चाहे वह चुनाव जीतने से संबंधित संप्रेषण हो और चाहे वह कोई कूटनैतिक संप्रेषण हो या वह किसी वैज्ञानिक अनुसंधान इत्यादि से संबंधित संप्रेषण हो, अगर आपके पास संप्रेषण की क्षमता नहीं होती तो आप पूरे देश में कोरोना को हराने का जो अभियान है उसे इतने जोरों से नहीं चला सकते थे। तो भाषा की यह जो शक्ति है, इसे मैं अपनी बात को समेटने की कोशिश कर रहा हूं। अब मैं एक चीज की तरफ ध्यान दिलाना चाहता हूं। हमारे अध्यक्ष महोदय डॉक्टर तारू एस पवार ने इस बात की तरफ बार बार इशारा किया कि हमारा जो हिंदी का जनसंख्या बल है वो बहुत बड़ा है। जैसे हम कहते हैं कि भाई भारत में हिंदी बोलने वालों की जनसंख्या सबसे ज्यादा है, ऐसे ही अब कहना शुरू हो गया है कि विश्व में हिंदी बोलना नहीं, समझने वालों की, उसमें बोलने वाले भी शामिल हैं और ऐसे भी शामिल हैं जो बोल नहीं सकते लेकिन समझ सकते हैं। हा? तो हिंदी जानने वालों की संख्या दुनिया में सबसे अधिक है। ये एक इस तरह के शोध और आंकड़े जो हैं वो सामने आ चुके हैं। इनका अभी प्रमाणित होना शेष है। प्रमाणित होने के लिए जरूरी है और मैं कहता हूं कि हमारे इस विश्वविद्यालय से 15 दिन के इस पखवाड़े के बाद एक प्रस्ताव पारित करके गृह मंत्रालय को, शिक्षा मंत्रालय को और पीएमओ को भेजा जाना चाहिए कि भारत का यथाशीघ्र भाषा सर्वेक्षण कराया जाए। आप जब अगली जनगणना की बात कर रहे हैं तो आप कहते हैं कि जातियों की गणना करेंगे। दोस्तों, जातियों की जनगणना उतनी जरूरी नहीं है जितनी जरूरी भाषाओं की जनगणना है कि भाषिक आधार पर कैसे इस देश में, जिसे आप कहते हैं कि पूरा भाषिक मानचित्र निर्मित होता है और इस भाषिक मानचित्र में कितने प्रकार के रंग हैं और उन रंगों के बीच परस्पर किस प्रकार का संवाद है, यह साबित करेगा कि हमारी ताकत है, हम कितने ऊर्जावान होते हैं अपनी अन्य भारतीय भाषाओं और अन्य मातृभाषाओं का साथ लेकर। तो भाषा सर्वेक्षण भारत का बेहद जरूरी है और इसी के बल पर हम आगे अपनी बातों को बढ़ा सकते हैं जो संख्या से जुड़ी है। लेकिन एक दूसरी बात है, आपके पास संख्या कितनी भी बड़ी हो, असली चीज है कि आपके पास कमिटमेंट कितना है भाषा के प्रति और अपनी राष्ट्रीय पहचान के रूप में उस भाषा को स्वीकार करने के प्रति हम कितने तैयार हैं। यदि हम दुनिया में सबसे अधिक बोलने वाले हिंदी हो या तीसरे अथवा चौथे नंबर पे हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क इससे पड़ता है कि हम
गर्वपूर्वक अपने आप को भारतीय और हिंदी राष्ट्रभाषा वाले राष्ट्र के नागरिक के रूप में कितना पहचानते हैं। अभी तो हमने खुद को ही नहीं पहचाना, हम दूसरों को अपनी पहचान क्या कराएंगे। और इसीलिए यहां एक महत्वपूर्ण चीज आती है, मैं समापन की ओर जा रहा हूं इसके साथ, वह है पावर इंडेक्स, लैंग्वेज ऑफ पावर, वर्चस्व की, शक्ति की, प्रभुत्व की भाषा। अब तक हम कहते रहे हैं कि हिंदी जन भाषा है, हिंदी जन जन की भाषा है, हिंदी संपर्क भाषा है, हिंदी राष्ट्रभाषा है, हिंदी राजभाषा है, हिंदी विश्व भाषा बन रही है। लेकिन एक विश्व भाषा के रूप में दुनिया में अपना लोहा बनवाने के लिए यह जरूरी है कि मेरी भाषा शक्ति की भाषा बने, वर्चस्व की भाषा बने। और शक्ति और वर्चस्व की भाषा बनने के लिए यह जरूरी है, इसके एक नहीं 20 बिंदु दिए गए हैं और उन 20 बिंदुओं को फिर 5 टुकड़ों में बांटा गया है, जिसमें सबसे पहला है भूगोल या जियोग्राफी, के दुनिया के कितने बड़े भूगोल को हम हिंदी में एक तरह से संबोधित कर सकते हैं। आप देखें, आज हिंदी में बना हुआ एक विज्ञापन दुनिया भर में, केवल भारत में ही नहीं, दुनिया भर में बैठे हुए भारतवंशियों और हिंदी की विभिन्न बोलियों का प्रयोग करने वाले लोगों को एक साथ संबोधित करता है। ये हमारी भौगोलिक शक्ति है। और इसी के साथ जुड़ा हुआ है पर्यटन उद्योग। जब आप दुनिया भर में हिंदी भाषी होंगे कहीं ना कहीं, तो पर्यटन उद्योग के लिए भी आप हिंदी का प्रयोग कर सकेंगे। इकोनॉमिक्स दूसरा हिस्सा है, जो अगर हमारी अर्थव्यवस्था मजबूत होगी तो हमारी जो भाषिक सत्ता है वह भी मजबूत होगी। लोग हमारी भाषा में व्यापार करने के लिए, हमारी भाषा को व्यापार के लिए सीखने के लिए विवश होंगे, क्योंकि हम मजबूत अर्थव्यवस्था हैं। यदि हम मजबूत अर्थव्यवस्था बन रहे हैं तो हमारी भाषा को शक्ति मिल रही है। इसी तरह से मजबूत संप्रेषण और संवाद और कम्युनिकेशन, संप्रेषण के जितने भी भाग हैं, जितने भी हिस्से हैं, उसमें अगर हम विश्व स्तर पर अपने आप को शक्तिशाली साबित करते हैं तो ये तय होगा कि हां, हम शक्ति की भाषा हैं। इसी प्रकार से जो राजनय है, चाहे वो स्थानीय राजनीति हो, उसमें तो हो रहा है ना, चुनावों में तो आप स्थानीय भाषाओं का प्रयोग करते हैं, लेकिन जो कूटनीति है, वैदेशिक संबंध है, अंतरराष्ट्रीय विषयों पर चर्चाएं हैं, आपके संयुक्त राष्ट्र ही नहीं विभिन्न देशों में जाने पर हमारे प्रतिनिधि किस भाषा का प्रयोग करते हैं। यदि वे किसी विदेशी भाषा का, यदि किसी उपनिवेशवादी भाषा का सहारा लेते हैं तो इसका अर्थ यह है कि अभी उन्हें अपनी राष्ट्रभाषा पर उतना सम्मान और गौरव नहीं है। और जब तक ये राष्ट्रभाषा पर सम्मान और गौरव नहीं होगा, तब तक मित्रों भाषा के प्रति यह अश्रद्धा का जो भाव है यह समाप्त नहीं होगा। तब तक संख्या बल बढ़ाने से कुछ नहीं होगा। तो संख्या बल अपनी जगह है, लेकिन वह शक्ति की भाषा के 5 खंडों में से एक खंड का निर्माण करता है। बाकी जो 4 खंड हैं उनका संबंध इकोनॉमिक्स से है, उनका संबंध विज्ञान से है, राजनीति से है, कूटनीति से है और भूगोल तथा पर्यटन से है, संप्रेषण से है। इसलिए मैं समझता हूं कि आने वाले समयों में हिंदी अपनी इस सारी ताकत को इस्तेमाल करेगी और प्रदर्शित करेगी, तथा वास्तव में जो हमारी मातृभाषाओं में से एक महत्वपूर्ण भाषा है देश की, वह विश्व भाषा के रूप में प्रतिष्ठित होगी। लोग इसे मानेंगे। अभी तो हम मनवाना चाह रहे हैं, कल लोग इसे मानेंगे। दुनिया भर में डॉक्टर पवार ने कहा कि दुनिया भर में हिंदी पढ़ाई जाती है। तो दुनिया भर में हिंदी पढ़ाई जाती है ही नहीं, लोग हिंदी पढ़ने के लिए यहां भी आते हैं। तो यह जो एक हिंदी की वैश्विक स्वीकृति है,
यह इस पर निर्भर करती है कि आपकी व्यवस्था, आपकी राष्ट्रीय व्यवस्था अंतरराष्ट्रीय पूरे मानचित्र के भीतर कितनी महत्वपूर्ण है। और यह संतोष का विषय है कि भारत एक महत्वपूर्ण शक्ति के रूप में विश्व के मानचित्र पर उभर रहा है। अतः इसकी भाषा भी महत्वपूर्ण वैश्विक भाषा के रूप में उभरेगी। जरूरत इस बात की है कि हम स्वयं अपनी भाषा के प्रति अश्रद्धा के भाव से मुक्त हों। और यह बहुत ही प्रसन्नता की बात है कि आज विश्वविद्यालयों से लेकर और सरकारी कार्यालयों तक हम हिंदी और भारतीय भाषाओं के प्रति सम्मान प्रकट करने का यह दिन मना रहे हैं। यह दिन एक दिन के लिए नहीं, प्रतिदिन के लिए हो, ऐसी हमारी कामना भी है और संदेश भी। इसी के साथ महात्मा गांधी के आंदोलन के समय चलने वाले इस वाक्य को मैं आज के अपने इस बीज भाषण के भरत वाक्य के रूप में प्रस्तुत करना चाहूंगा कि एक राष्ट्र भाषा हो हिंदी, एक हृदय हो भारत जननी। यह भारत माता का हृदय एक ही है जो अलग अलग भाषाओं में धड़का करता है, लेकिन हृदय तो एक ही है। आप सब में विराजमान उस भारतीय भास्वर भारत को मैं प्रणाम करता हूं। नमस्कार, धन्यवाद। धन्यवाद सर, आपका वक्तव्य हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। धन्यवाद सर। थैंक यू बहुत बहुत धन्यवाद। जी। धन्यवाद ज्ञापन हेतु आदरणीय डॉक्टर राम विनोद रे सर का स्वागत करती हूँ। धन्यवाद प्रिया। सबसे पहले आप सभी को हिंदी दिवस की शुभकामनाएं। आज के हिंदी दिवस के महोत्सव में उपस्थित रहे कार्यक्रम में उद्घाटक और केरल केंद्रीय विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति प्रोफेसर एच वेंकटेश वर्लू जी, कार्यक्रम के अध्यक्ष डॉक्टर तारू एस पवार जी, आज के मुख्य अतिथि प्रोफेसर ऋषभ देव शर्मा जी, आशीर्वचन के लिए पधारे हमारे विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति कुल सचिव डॉक्टर राजेंद्र पिल्लनकट्टा जी और हिंदी और तुलनात्मक साहित्य विभाग के वरिष्ठ प्राध्यापिका प्रोफेसर सुधा बालकृष्णन जी, राजभाषा अधिकारी डॉक्टर अनिश कुमार टीके जी और विभाग के अध्यापक गण, अन्य विभागीय संकाय सदस्य, विश्वविद्यालय के पदाधिकारीगण, पीएचडी के शोध छात्र छात्राएं, स्नातकोत्तर के छात्र छात्राएं और अन्य सभी को मेरा नमस्कार। चूंकि आज मुझे यह धन्यवाद ज्ञापन का दायित्व सौंपा गया है और मैं अपने दायित्व का निर्वाह करते हुए सबसे पहले हमारे विश्वविद्यालय के कुलपति महोदय और कार्यक्रम के उद्घाटक प्रोफेसर एच वेंकटेश वर्लू जी का विभाग की ओर से, विश्वविद्यालय की ओर से धन्यवाद ज्ञापन करता हूं, जिन्होंने हमें हिंदी के प्रचार प्रसार हेतु निरंतर प्रेरित किया, जिसके परिणाम स्वरूप आज हमारा हिंदी विभाग निरंतर प्रगति कर रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि भाषा का प्रायोगिक रूप किस तरीके से उभर कर आना चाहिए और उसके लिए अहिंदी भाषा के छात्रों को किस तरीके से प्रेरित किया जाना चाहिए और हिंदी का वैश्विक स्वरूप को किस तरीके से उभारा जाए एक संप्रेषण के माध्यम से। इन सभी रूपों में उन्हें उनका जो प्रोत्साहन हम सभी छात्रों को, हम सब पूरे विभाग को मिला, तहे दिल से विभाग की ओर से, विश्वविद्यालय की ओर से, हम सभी छात्रों की ओर से और अध्यापक गणों की ओर से आपको धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। आज के मुख्य अतिथि प्रोफेसर ऋषभ देव शर्मा जी को विभाग और विश्वविद्यालय की ओर से सबसे पहले मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं, क्योंकि आपके तेजोत्प्रेरक व्याख्यान ने न केवल हमारे छात्र लाभान्वित हुए बल्कि हिंदी के विकास हेतु संभावित मार्ग को भी आपने दर्शाया। आपने वैश्विक नागरिक की संकल्पना को रखा, आपने एक राष्ट्र निर्माण में
हिंदी का प्रयोग किस रूप में हो, उस सिद्धांत को भी प्रस्तुत करने का प्रयास किया। आपने कहा कि भाषा शिक्षण के जो चारों पद्धतियां हैं, उन चारों पद्धतियों के आधार पर भाषा की गणना करना केवल हमारा उद्देश्य नहीं है, बल्कि उसे किस रूप में समझने, बोलने, लिखने और पढ़ने, इन चारों रूपों में भाषाई हिंदी का स्वरूप किस तरीके से उभर रहा है, और इसकी ओर हमारा ध्यान आकृष्ट करने के लिए सर आपको विभाग की ओर से, विश्वविद्यालय की ओर से, हम सभी छात्र छात्राओं की ओर से, हमारे जितने भी शोध छात्र हैं, एमए के छात्र हैं, उन सभी छात्राओं की ओर से सर आपको तहे दिल से धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। कार्यक्रम के अध्यक्ष डॉक्टर तारू एस पवार जी को विभाग की ओर से और विश्वविद्यालय की ओर से धन्यवाद ज्ञापित करता हूं, क्योंकि आपके सुचारू नेतृत्व और भागीदारी ने हिंदी विभाग को दिन प्रतिदिन प्रगति की राह पर लाया है। सर आपको हम सभी अध्यापकगण और छात्र छात्राओं की ओर से सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सर आशीर्वचन के लिए पधारे हमारे विश्वविद्यालय के माननीय कुल सचिव डॉक्टर राजेंद्र पिल्लनकटा जी को विभाग की ओर से, विश्वविद्यालय की ओर से तहे दिल से धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। आप सदैव हिंदी विभाग की प्रगति में अपना सहभागिता निभाते रहे हैं और समय समय पर आपने हिंदी को और मजबूती प्रदान करने के लिए अनेक तरीके से आपने हमें संदर्भों से, अपने अनुभवों से रूबरू करवाया है। सर आपको विभाग की ओर से और शिक्षक गणों की ओर से, छात्र छात्राओं की ओर से सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हिंदी एवं तुलनात्मक साहित्य विभाग की वरिष्ठ प्राध्यापिका प्रोफेसर सुधा बालकृष्णन जी को विभाग की ओर से, विश्वविद्यालय की ओर से, छात्र छात्राओं की ओर से आपको तहे दिल से धन्यवाद। आप सदैव विभाग के प्रेरणा स्रोत रहे हैं। आपने अपने भाषण में भी गांधी जी के उस वक्तव्य को रखा जो मुझे बहुत प्रिय है, और ये मुझे ही नहीं पूरे भारत हिंदी प्रेमी को ही है। सर मैम आपको तहे दिल से विभाग की ओर से और छात्रों की ओर से, आपको अध्यापक गणों की ओर से आपको तहे दिल से धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। हिंदी अधिकारी डॉक्टर अनिश कुमार टीके जी को विभाग की ओर से और विश्वविद्यालय की ओर से धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। आपने कार्यक्रम को बखूबी एक सुचारू रूप से संचालन करवाने में अपनी भागीदारी निभाई, और कई दिनों से आप इस कार्यक्रम के लिए लगे पड़े थे, और हम विश्वविद्यालय और विभाग की ओर से, हम अध्यापक गणों की ओर से और छात्र छात्राओं की ओर से सर आपको तहे दिल से धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। इसके बाद मैं हमारे हिंदी एवं तुलनात्मक साहित्य विभाग के सभी अध्यापक गण, डॉक्टर सीमा चंद्रन जी, डॉक्टर धर्मेंद्र प्रताप जी, डॉक्टर सुप्रिया पी जी और अन्य विभागीय संकाय सदस्य सभी को तहे दिल से विभाग की ओर से, विश्वविद्यालय की ओर से धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। मुख्य रूप से मुस्तफा सर, प्रोफेसर मुस्तफा सर, प्रोफेसर शक्तिवेल सर, जयकृष्णन सर और सभी को विभाग की ओर से तहे दिल से धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। हमारे विभाग के पीएचडी शोध छात्र छात्राएं, स्नातकोत्तर छात्र छात्राएं को भी मैं विभाग की ओर से, विश्वविद्यालय की ओर से, अध्यापक गणों की ओर से भी धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। कारण यह है क्योंकि ये पूरा का पूरा कार्यक्रम हम छात्र छात्राओं के लिए ही है, और वो निरंतर इससे प्रेरणा लेते रहे हैं और लेते रहेंगे। आप इतने देर तक सुनते रहे हमें, हम सभी को, आपको तहे दिल से विभाग की ओर से, विश्वविद्यालय की ओर से तहे दिल से धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। और इस पूरे कार्यक्रम का संचालन करने वाली शोध छात्रा प्रिया कुमारी जी, आपको कार्यक्रम को सुचारू रूप से संचालन करने के लिए विभाग की ओर से और हम अध्यापक गणों की ओर से आपको तहे दिल से धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। प्रिया, धन्यवाद। थैंक यू सर।
कार्यक्रम को के अंत में राष्ट्रगान के लिए आप सभी तैयार हो जाइए। थैंक यू वेरी मच सर। धन्यवाद, धन्यवाद ऋषभ जी, मिलेंगे हम। ऋषभ जी धन्यवाद। धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। ऋषभ देव सर कट रहे नहीं, म्यूट है। हाँ, धन्यवाद, बहुत बहुत सर। धन्यवाद। थैंक यू सर, डॉक्टर सुप्रिया बोल रही हूँ। अच्छा लगा भाई, हम सब लोगों के साथ बहुत अच्छा लगा। सर बहुत बहुत धन्यवाद। सर बहुत हाँ हाँ, मैं आपको मिलेंगे सर, जल्दी मिलेंगे। और कैसे हैं परिवार में सब? एकदम बढ़िया सर, सब ठीक जी है। जरूर जरूर, चलिए सर ठीक। सर बहुत बहुत धन्यवाद सर। ठीक है, फिर मिलते हैं। धन्यवाद। गणेश कुमार, हिंदी ऑफिसर। थैंक यू सर फॉर कमिंग। ठीक, कट कर दो।